हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो पंचायती राज की जो हमने सीरीज चला रखी थी, उसके जो पहला पार्ट आया था, उसके अंदर उसका कैसे विकास हुआ था और कैसे पंचायती जो राज संस्थाएं हैं उनके लिए प्रावधान के लिए जो समितियां रिकमेंड की गई थी उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम थोड़ा सी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पंचायत राज टॉपिक एक ऐसा है कि ये थोड़ा सी वाइड टॉपिक है और यह हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसके हिसाब से आपको पढ़ना है, इसको बार बार इसको रिवाइज करना है। तो आज हम जो संवैधानिक प्रावधान हुए हैं जो हमारे संविधान के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। संवैधानिक प्रावधान 243 आर्टिकल के अनुच्छेद के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और दोस्तों, पंचायती राज जो अपना टॉपिक है, पंचायती राज का अपना पहला पार्ट आ गया था। उसके अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो संविधान के अंदर प्रावधान हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, संविधान के अंदर परिवर्तन हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। तो आज थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ बताता हूँ आपको कि जो पंचायती राज जो 64वां संविधान संशोधन था, 64वां संविधान संशोधन था, 64वां संविधान संशोधन जो राजीव गांधी के टाइम लाया गया था, 64वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर लाया गया था, जो राज्यसभा के अंदर पारित नहीं हो पाया था। लोकसभा के अंदर पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा के अंदर पारित नहीं हो पाया था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद जो सेकंड आया था वह आया था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। तो जो 73वां संविधान संशोधन आया था दोस्तों, ये आया था 1992 के अंदर। ये बात मैं आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, अभी आपको रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा बहुत। तो 1992 के अंदर आया था ये। राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी इसको अनुमति प्राप्त हुई थी इसको 20 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल 1993 को अनुमति प्राप्त हुई थी। उसके बाद दोस्तों ये है जो भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन किया गया था, इसको नियम को लागू किया गया था, तो वह उस टाइम था 24 अप्रैल 1993। यह चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, खासतौर से क्योंकि यह भारत के अंदर हुआ था, भारत के अंदर इसका क्रियान्वयन किया गया था 24 अप्रैल को। इसके 4 दिन बाद में यह याद रखना, इसके 4 जैसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त हुई थी, एक्ट बनने के बाद में 4 दिन बाद के अंदर 24 अप्रैल को इसको संपूर्ण भारत के अंदर लागू कर दिया गया था। और 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह चीज भी आपको याद रखनी है। एक चीज खास तौर से यह याद रखनी है आपको, जैसे 24 अप्रैल 1993 को भारत के अंदर लागू हुआ था, लेकिन राजस्थान के अंदर ये स्पेशली आपको याद रखना है। आपको कंफ्यूज होते हैं दोस्तों स्टूडेंट, राजस्थान के अंदर ये हुआ था 23 अप्रैल 1994। तो यह डेट बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। इसके अंदर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर क्या करता है कि भारत वाली जो डेट है, भारत की डेट भी देता है और राजस्थान की डेट भी देता है, और वो राजस्थान के संदर्भ में, अगर राजस्थान की जीके के संदर्भ में अगर ये आए क्वेश्चन, तो वो इसके संदर्भ के अंदर क्वेश्चन पूछता है। और लोग क्या करते हैं, 24 अप्रैल जैसे पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है 1993, ये चीज लोग याद रखते हैं और इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं और ये अपने को नेगेटिव देकर चला जाता है। तो 23 राजस्थान के अंदर यह जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन राजस्थान के अंदर 23 अप्रैल 1994 से क्रियान्वयन के अंदर आया था। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यह है 23 अप्रैल 1994। मैं बार बार बोल रहा हूं, 93 94 पे गौर करना। 93 में हुआ था ये और ये 94 के अंदर हुआ था। यह चीज अच्छी तरीके से याद रखनी। इसके बाद के अंदर 2-3 बात और कर लेते हैं अपन कि जो हमारे संविधान के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए गए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे संविधान के अंदर जो हुए थे, संविधान के अंदर परिवर्तन हुए थे, संविधान में परिवर्तन, यह चीजें मैं दोस्तों पिछली वाली क्लास के अंदर आपको सबको बता चुका हूं, मैं अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये चीज ध्यान रखना आप। संविधान के अंदर एक तो नया हमारे संविधान के अंदर भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, भाग 9 जोड़ा गया था हमारी संविधान के अंदर। और पंचायत टाइटल दिया गया था, शीर्षक दिया गया था, पंचायत शीर्षक दिया गया था। यह चीज भी याद रखनी है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायत टाइटल दिया गया था और भाग 9 इसके अंदर जोड़ा गया था।
और अनुच्छेद थे, 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 16 अनुच्छेद थे, वो थे 243, ऐसे 243 ओ तक। ये चीज याद रखनी, ये 16 अनुच्छेद है, इसी पे आज हमारी क्लास होने वाली है। तो 16 अनुच्छेद है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके अंदर आज हमारी क्लास होगी। तो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, क्योंकि ये पहले वाली जो क्लास है उसका रिकेप था, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आज अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। जो ये आर्टिकल मैंने 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, ये अनुच्छेद के अंदर क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो और एक पंचायती राज आपको वो तो पहले पता ही है कि जो सबसे पहला हमारे मद्रास के अंदर नगर निकाय बना गया था, और राजस्थान के अंदर माउंट आबू के अंदर प्रथम नगर पालिका बनाई गई थी 1864 के अंदर। यह चीज भी आपको याद रखनी है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वह है अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। संवैधानिक प्रावधान है अपने आर्टिकल 243 ए से 243 ओ, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है क्या क्या नहीं लिखा गया है। दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी चीज को, चैप्टर को पढ़ते हैं, कोई भी हो, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से स्टार्ट होती है अपनी क्लास। जैसे कोई भी हम किसी भी क्लास के अंदर किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल के अंदर ऐसा ही किया गया है। तो सबसे पहला आर्टिकल है 243 आर्टिकल। 243 आर्टिकल के अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया है वह है परिभाषा, डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है इसकी, यह चीज इसके अंदर दी गई है कि पंचायती राज क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद 243 ये आता है, उसके अंदर है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में बात की गई है। तो 243 के अंदर आ गया डेफिनेशन, 243 एक के अंदर आ गया ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा क्या नहीं है, उसके बारे में। तो ग्राम सभा के बारे में इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है ग्राम सभा की, कि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य कौन होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो 18 प्लस, जो हम मतदाता सूची के अंदर अपना नाम आता है, तो हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारे मतदाता सूची के अंदर हमारा नाम आता है। तो जो मतदाता सूची के अंदर पंजीकृत जो मतदाता है वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सिंपल भाषा में यह समझो कि जैसे अपन गांव के अंदर वोट देते हैं, जो बंदा वोट देता है, जो आदमी औरत जो वोट देते हैं वही इसके पंजीकृत मतदाता होते हैं और वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसमें पर्टिकुलर कोई सदस्यता लेनी नहीं पड़ती है। जो मतदाता सूची के अंदर जिसका नाम है वही इसका सदस्य माना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, ग्राम सभा के अध्यक्ष, ग्राम सभा के अध्यक्ष कौन कौन होते हैं। ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं सरपंच होता है, एक तो सरपंच होता है, उप सरपंच होता है और ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य, यह तीनों मैंने ओब्लिक में क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है ओब्लिक के अंदर कि अगर सरपंच हो तो सरपंच करता है इसकी अध्यक्षता, सरपंच नहीं हो तो उप सरपंच इसकी अनुपस्थिति के अंदर उप सरपंच करता है। अगर संयोगवश दोनों ही नहीं हो तो ग्राम सभा का कोई भी वरिष्ठतम सदस्य है वह इसकी अध्यक्षता करता है। ये चीज ध्यान रखनी है। और अभी यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। अभी लेटेस्ट एग्जाम में कोई राजस्थान पुलिस का हुआ था शायद, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो उसमें सरपंच ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में ग्राम सभा के बारे में पंजीकृत मतदाता हो गया, वो इसके सदस्य होते हैं, ये चीज आपको पता है। उसके बाद में इसके आगे अध्यक्ष आ गए। अब जो ग्राम सभा, जो हमारी पहली ग्राम सभा थी, ग्राम सभा की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान कब किया गया था, तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा की जो संयुक्त बैठक है, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान किया गया है। जैसे हमारे संविधान के अंदर संयुक्त बैठक है वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और ये बुलाता कौन है, यह बुलाता है राष्ट्रपति। यह भी क्वेश्चन आता है तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी के तरह के ऊपर जैसे ये संयुक्त प्रावधान किया गया, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। और यह कब से किया गया है, यह 2011 से किया गया है, यह चीज याद रखनी है। और राजस्थान की जो प्रथम ग्राम सभा है, मोहना मंडी है, वह श्री अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम के, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और 1999 के अंदर इसको स्थापित किया गया था।
यह चीज आपको याद रखनी है। तो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का इसके अंदर प्रावधान किया गया, यह भी चीज आपको याद रखनी है। ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है, यह चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राम सभा स्थायी निकाय, स्थायी निकाय मतलब ये नहीं कि लोकसभा जैसे इसको भंग किया जा सकता, ग्राम सभा स्थायी निकाय है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में आर्टिकल आता है हमारा, आगे वाला आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। 243 ए आ गया, 243 बी आता है। बी 243 बी के अंदर स्थापना के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको बताया है। तो 243 बी है स्थापना के बारे में, पंचायतों की स्थापना, पंचायतों की स्थापना, यह 243 बी आर्टिकल के अंदर बताया गया है। 243 बी आर्टिकल के अंदर पंचायतों की स्थापना बताई गई है। 243 बी का जो सबसेक्शन है इसका, 243 बी का जो सबसेक्शन है इसके अंदर क्या बताया गया है कि पंचायत राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि त्रिस्तरीय प्रणाली क्या होती है। सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तीनों जो स्तर होते हैं वह स्तर इसके अंदर बताए गए हैं इसके अंदर। तो यह चीज याद रखनी है कि त्रिस्तरीय प्रणाली बताई गई इसके अंदर, त्रिस्तरीय प्रणाली बताई गई है इसके अंदर। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यह चीजें इसके अंदर बताई गई है, तो यह चीजें ध्यान रखनी है। इसी के अंदर आता है 243 सबसेक्शन बी का सबसेक्शन 2। इसके अंदर यह चीज बताई गई है कि जिस स्टेट की जनसंख्या 20 लाख, जिस स्टेट की जनसंख्या 20 लाख से कम हो उसको यह त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाने के लिए छूट है। उसके अंदर अगर 20 लाख से कम हो तो यह त्रिस्तरीय प्रणाली उसको अपनाने की जरूरत नहीं है, उसको छूट है, वह अपनी खुद की व्यवस्था बना सकता है। यह चीज इसके अंदर बोली गई, यह चीज भी आपको याद रखनी है। तो 243 एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। 243 के अंदर अपनी डेफिनेशन दी गई है कि पंचायत राज व्यवस्था क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में 243 ए है, उसके अंदर ग्राम सभा के बारे में बताया गया, ग्राम सभा क्या है क्या नहीं है। और इसके अंदर जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन होते हैं, सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सभा के अध्यक्ष, ये चीज भी याद रखनी है। संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है 2011 से किया गया है। जैसे हमारे मूल संविधान के आर्टिकल 108 के अंदर जैसे अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, जैसे संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, वैसे इसके अंदर किया गया है। तो यह चीज आपको याद रखनी है। और एक दोस्तों ये चीज और याद रखनी है इसके अंदर की जैसे ग्राम सभा की जो बैठक बुलाई जाती है, जो ये संयुक्त बैठक है, बैठक कौन बुला सकता है, सरपंच बुला सकता है। यह चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद रखनी है। जो ये बैठक है सरपंच बुला सकता है, अगर सरपंच नहीं हो तो उप सरपंच बुला सकता है, अगर उप सरपंच नहीं हो तो वीडीओ मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम सेवक का तो पहले पद था। 1989 संविधान संशोधन था, उसके हिसाब से 2021 के अंदर 89 संविधान संशोधन किया गया था। 2000 जो हमारा 1994 का पंचायत राज अधिनियम है उसके अंदर यह बोला गया था कि जो ग्राम सेवक का पद है उसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर तब्दील कर दिया जाए। तो उसके बाद से हुआ था ये, तो इनको अधिकार है इनके। इसके अंदर आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वह बैठक नहीं बुला सकते, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ग्राम सभा के सदस्य की जगह इसके अंदर वीडियो है, यह चीज आपको याद रखनी है। संयुक्त बैठक जो बैठक बुलाने का जो जिसको अधिकार है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में यह आ गया, उसके बाद में अपन आगे आर्टिकल में बढ़ते हैं। 243 बी के अंदर पंचायत की स्थापना के बारे में बताया गया, उसके सबसेक्शन है 1, 2। पहले के अंदर क्या है कि पंचायत राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यह होनी चाहिए। 243 बी जो सबसेक्शन 2 है उसके अंदर यह बात बोली गई है कि जो 20 लाख से जिस स्टेट 20 लाख से कम हो उसके अंदर उसको अपनाने के लिए उसको छूट है। यह त्रिस्तरीय जो 243 एक के अंदर बोला गया है, 243 1 के अंदर बोला गया है, यह प्रावधान उसको अपनाने के लिए छूट है, यह चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 243 बी तक आगे अब अपन का आर्टिकल आएगा 243 सी।
243C आर्टिकल क्या है, 243C, ये चीज भी याद रखनी है। 243C, 243C, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पंचायतों का गठन। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, पंचायतों का गठन, इस आर्टिकल को याद कैसे रखोगे, इसको पकड़ना आप सीखो। हम पंचायतों के गठन को कैसे लिखते हैं, कंपोजिशन ऑफ पंचायत गठन बोल दो या इसको बोल दो संरचना, पंचायतों की संरचना। ठीक है, पंचायतों की संरचना, इसके अंदर आर्टिकल में जैसे एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है इसमें, पंचायतों की संरचना, एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कंपोजिशन, संरचना, इससे भी याद रखो, संरचना सी से एस, संरचना। कंपोजिशन आता है संरचना के अंदर, संरचना को बोलते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के अंदर पहला वर्ड आता है सी, तो 243 के अंदर भी आता है सी। यह चीज भी आपको इसी हिसाब से याद रखनी है। कंपोजिशन के अंदर क्या बोला गया है कि कंपोजिशन के अंदर यह बोला गया है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसके अंदर इनका जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, यह चीज याद रखनी है। तो पंचायती जो की संरचना है उसके अंदर यह बोला गया है पंचायत समिति होगी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, यह तीन जो हमारे पास बॉडी है, इसके अंदर यह बात बोली गई है कि 243 के अंदर पंचायतों की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, इसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत के अंदर क्या बोला गया है कि जो इनके सदस्य होते हैं, पहला पॉइंट है इसके सदस्य हो गए, इसके भी सदस्य हो गए और इसके भी सदस्य हो गए। तीनों का जो चुनाव है, सदस्य हुए, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, यह चीज याद रखनी है, प्रत्यक्ष चुनाव। तीनों स्तर के जो हमारे जो बॉडी है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसके जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन आपको बताया गया है, प्रत्यक्ष का मतलब हम खुद वोट देके आते हैं, हम खुद जो अपने हाथों से वोट देके आते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष होता है हमारे द्वारा चुने गए जो कैंडिडेट होते हैं वो आगे किसी को चुनते हैं, वह होता है अप्रत्यक्ष। तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद में पंचायत समिति, इसके जो होते हैं प्रमुख, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद के प्रमुख, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद के प्रमुख, इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। पंचायत समिति का प्रमुख हो गया, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। यह चीज भी याद रखनी है, जिला प्रमुख। यह भी अभी कोई एग्जाम के अंदर आया था क्वेश्चन कि जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो जिला प्रमुख होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसका पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो इसका होता है प्रधान। यह चीज भी याद रखनी है। ठीक, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो पंचायत समिति का प्रमुख हो गया, जिला परिषद का प्रमुख हो गया, इनका होता है चुनाव अप्रत्यक्ष, इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि ये सदस्य को हम डायरेक्ट चुनते हैं और ये सदस्य इनको चुनते हैं, इसका मतलब भाई अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। एक इसके अंदर यह चीज ध्यान रखनी है कि जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट था, ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच है, सरपंच का जो है चुनाव वह राज्य विधानमंडल खुद डिसाइड करता है कि इसका प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। तो यह मैंने आपको इसलिए लास्ट में बताया है कि ये चीजें आपको इसे याद रखनी है कि दोनों के अंदर पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर सदस्य आ गए, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनके दोनों के प्रमुख आ गए, इनका होता है अप्रत्यक्ष होता है। सरपंच एक ऐसा पद है उसके लिए राज्य विधानमंडल, जो राज्य की विधानमंडल होगी वह खुद डिसाइड करती है कि इसका चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। अपन राजस्थान के संदर्भ के अंदर पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर क्या हुआ, राजस्थान के अंदर इसका जो हमारे राज्य विधानमंडल है,
जो हमारी विधानसभा है उन्होंने यह नियम बना रखा है, यह डिसाइड करेगा कि जो सरपंच का चुनाव है वह प्रत्यक्ष होगा। और आपने देखा होगा गांव के अंदर एमपी एमएलए के चुनाव की इतनी महत्वपूर्णता नहीं होती है जितनी सरपंच की होती है। गांव के अंदर आपने देखा होगा कि मतलब जब सरपंच के चुनाव होते तो क्या माहौल होता है, लोग एक एक महीने तक मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, बहुत खतरनाक माहौल होता है सरपंच चुनाव का। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं, तो एमएलए होते हैं उनको जो पंचायत समिति है, एमएलए होते हैं हमारे, वो पंचायत समिति का जो अधिकार क्षेत्र है उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे जो एमपी होते हैं जो सांसद, इसको बोलते हैं सांसद, एमपी को सांसद, और एमएलए हो गए हमारे विधायक। तो पंचायत समिति का जो अधिकार क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, एमएलए करता है। और जिला परिषद है उसका जो एमपी, इसका जो प्रतिनिधित्व है वह करते हैं एमपी करते हैं। तो ये चीज भी याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पंचायतों की संरचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से, इस स्लाइड के अंदर से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ के हम चलते हैं आर्टिकल 243 डी के अंदर। 243 डी के अंदर हम चलते हैं, आर्टिकल 243 डी। इसके अंदर है दोस्तों आरक्षण रिजर्वेशन। 243 डी के अंदर, डी को आप ऐसे याद रखो कि जैसे डी मतलब दबे हुए, अपन जैसे कोई मारवाड़ी के अंदर वैसे कोई सिनोनिम बना लो ऐसे कि उससे अपन मतलब दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत फिट हो सके। तो 243 डी जैसे अपन ने उसका बनाया था 243 सी का मतलब कंपोजिशन, मतलब संरचना। तो पंचायतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसकी संरचना सी, तो वह चीज आपको याद रह जाएगी। और 243 डी है, डी से मतलब, डी का मतलब ऐसे याद रखो आप कि जो दबे हुए लोग होते हैं, दबे हुए लोगों को ही आरक्षण दिया जाता है। तो जो दबे हुए लोग होते हैं वह डी के अंदर आते हैं, उनको आरक्षण दिया गया पंचायत राज संस्थाओं के अंदर। यह आरक्षण क्या दिया गया है, पहला इसके अंदर है SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको जनसंख्या के अनुपात पे PRI के अंदर, पंचायती राज संस्थाओं के अंदर इसको आरक्षण दिया गया है। और एक आपको याद रखना है ओबीसी को भी इसके अंदर आरक्षण दिया गया है। और ओबीसी को इसके अंदर आरक्षण दिया गया है, वह दिया गया है 21%। 1999 के अंदर 21% दिया गया था इनको, ओबीसी को आरक्षण 21% दिया गया। यह चीज याद रखनी है, यह मैं बता रहा हूं आपको। PRI के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है निकल के महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण दिया गया है, 1/3 33% आरक्षण दिया गया है दोस्तों PRI के अंदर। और 33% आरक्षण दिया गया है, यह किसने बात बोली थी, यह बोर्ड की समिति ने बात बोली थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही उनकी मतलब महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी। उसके बाद में 2009 के अंदर दोस्तों, 2009 के अंदर एक एक्ट आया था, उसके अंदर बोला गया था कि इनको 50% महिलाओं को PRI के अंदर 50% आरक्षण दिया जाए। तो यह निर्णय 2009 के अंदर लिया गया था और 2010 के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। 2010 के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। यह चीज भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि महिलाओं को हर जगह 33% आरक्षण दिया गया है। एक पंचायत राज संस्थान एक ऐसी है जहां पे राजस्थान के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आरक्षण के बारे में बता दिया, आरक्षण हो गया। उसके बाद में आता है 243E। 243E आर्टिकल आता है, 243E 243E आता है। 243E के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है कार्यकाल, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल की बात आती है 243E के अंदर। 243E इसको कैसे याद रखोगे, कार्यकाल का इंग्लिश वर्ड होता है
TENURE। तो ये ई वाला लास्ट वाला ई पकड़ लेना आप, टेन्योर, TENURE, तो लास्ट में ई आता है, ई इसके अंदर भी आता है ई, उसके हिसाब से आप इसको पकड़ लेना थोड़ा बहुत। और यह आता है कार्यकाल, इसके अंदर क्या बोला गया है, कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए। और इसके अंदर उपचुनाव के प्रावधान भी किए गए हैं, उपचुनाव के प्रावधान भी किए गए हैं इसके अंदर। उपचुनाव का मतलब किसी कोई त्याग पत्र दे दे या कोई इस्तीफा दे दे या किसी की मृत्यु हो जाए तो उस टाइम क्या नाम उपचुनाव करवाए जाते हैं। और उपचुनाव 6 माह के अंदर करवाने जरूरी है, इसके अंदर यह प्रावधान है 6 माह के अंदर करवाने जरूरी है इसके उपचुनाव। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है इसके अंदर, जो शेष कार्यकाल है, यह उपचुनाव करवाए जाएंगे, यह शेष कार्यकाल के लिए ही करवाए जाएंगे। जैसे मान लो शेष कार्यकाल का मतलब है, जैसे कोई कैंडिडेट था वह 2 साल तक रहा, 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, वह मान लो 2 साल तक रहा, उसने 2 साल तक अपने पद का निर्वहन किया, उसके बाद कुछ भी XYZ कुछ भी उसके कारण हो गया तो उसने वह पद छोड़ दिया, उसके बाद उपचुनाव करवा गए तो बाकी के बच गए 3 साल, तो टोटल होते 5 साल, टोटल 5 साल हो गए। 3 साल जो बचे हैं हमारे पास, उस 3 चुनाव पर ही जो ये उपचुनाव कराएंगे यह कैंडिडेट रहेगा 3 साल, इसका मतलब यह है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में 243 ई आ गया, 243 F, इसको किस तरह से याद रखोगे, F के अंदर बताया गया योग्यता, योग्यता बताई गई है F के अंदर, यह चीज याद रखनी है, योग्यता बताई गई है। योग्यता के अंदर किस तरह से योग्यता को याद रखेंगे, F का मतलब होता है फैसिलिटी योग्य आदमी को दी जाती है, इसलिए उसको आप ऐसे याद रखोगे F 243 F फैसिलिटी के अंदर भी F आता है और फैसिलिटी योग्य आदमी को दी जाती है, तो इसके अंदर योग्यता आ गई। इसकी योग्यता के अंदर क्या क्या है दोस्तों, इसकी योग्यता के अंदर है एक तो स्थानीय पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, स्थानीय पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। दूसरे गांव का, ये नहीं भाई दूसरे गांव का मतदाता है वह यहाँ आके मतलब क्या नाम चुनाव लड़ रहा है, तो यह चीज नहीं होती है इसके अंदर। स्थानीय खुद का वहां का होना चाहिए, स्थानीय मतदाता होना चाहिए। एक इसके अंदर है कि आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु इसकी 21 वर्ष होनी चाहिए। एक ये तो कॉमन है शौचालय वाला, और यह इसलिए लागू किया गया था कि जो ODF के लिए जो राजस्थानी अभियान चलाया था ODF मुक्त, तो उसके लिए शौचालय का अनिवार्य कर दिया गया था। ये कॉमन सी चीजें हैं योग्यता के अंदर, ये चीज याद रखनी है। ये 243 F है, इसके अंदर अयोग्यता को भी बताया गया है कि किस सदस्य को चुनाव के अंदर अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यह चीजें भी 2-4 बताई गई है। उसके अंदर यह बताया गया है कि जो इसके अंदर अयोग्यता भी बताई गई है, मैं बता देता हूं आपको यहाँ अयोग्यता यह भी इसके अंदर बताई गई है। तो अयोग्यता बताई गई है, अयोग्यता के अंदर यह बताया गया है इसके अंदर कि 27 नवंबर 1997 इसके बाद के अंदर यह जो डेट है ये स्पेसिफिक लिखी हुई है 27 नवंबर 1997, ये चीज याद रखनी है। इसके अंदर यह 7 ये भी चीज ऐसे भी याद रखो, 7 के बाद में 7 आता है। तो 27 नवंबर 1997 के बाद में जिस भी सदस्य के जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार है, जो भी सदस्य हैं, उसके 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। 2 से अधिक बच्चे हो जाएंगे उसके, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यह 227 नवंबर 1997 के बाद के अंदर जो होगा उसके बाद से लागू है ये। इससे पहले तो 2 या 3 जो बच्चे हो रखे हैं उस पर यह अप्लाई नहीं है कि 27 नवंबर 1997 के बाद में जिस बंदे के भी 2 या 2 से अधिक बच्चे हो तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसके बाद में आता है इसके अंदर एक नोट है कि जो प्रावधान 2018 के अंदर कुष्ठ रोग था, पहले इसके अंदर कुष्ठ रोग जिसको हो जाता था, कुष्ठ रोग, वह आदमी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकता था, कुष्ठ रोगी। लेकिन 2018 के अंदर प्रावधान के अंदर संशोधन किया गया और यह चीज ऐड की गई कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, यह चीज बोली गई है। कुष्ठ रोग से मेरे को याद आता है कि कुष्ठ रोग साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बीमारी है, तो उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किस चीज से होता है कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग होता है दोस्तों जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और इसका जो वायरस का नाम है, जीवाणु का नाम कौन से जीवाणु से होता है, तो वह होता है
बैक्टीरियम, बैक्टीरियम लेप्री, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यह एक जीवाणु है और इसको हैंसेन रोग भी बोलते हैं। हैंसेन रोग भी बोला जाता है इसको। तो यह चीज भी आपको याद रखनी है। यह साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एग्जाम के अंदर आ जाए आपको, तो ये मैंने फैक्ट यही आपको बता दिया है, फैक्ट आपकी रिवाइज हो जाए। तो अयोग्यता के अंदर 27 नवंबर 1997 के बाद वाला जो 2 से अधिक बच्चे हो गए उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। कुष्ठ रोग वाला मैंने बता दिया आपको। एक चीज और याद रखनी है, तो अयोग्य वाला मैंने बताया था, इसके अंदर 2021 के बाद में एक ऐसा नियम जोड़ा गया है कि जो दिव्यांग है, तो दिव्यांग बच्चा, जैसे 2 बच्चे हो गए और तीसरा बच्चा उसके दिव्यांग हो गया, तो दिव्यांग बच्चे को इसके अंदर उसको संतान नहीं माना जाएगा। दिव्यांग बच्चे को इसके अंदर पंचायत राज संस्थाओं की योग्यता के अंदर संतान नहीं माना जाएगा। अगर किसी आदमी के दो बच्चे और एक दिव्यांग बच्चा है, तो दिव्यांग बच्चों को उसको 3 काउंट नहीं किया जाएगा, उसको 2 ही काउंट किया जाएगा। ये चीज भी इसके अंदर बोली गई है। एक यह और इसके अंदर अयोग्यता है कि 2014 के अंदर एक पंचायत राज संस्थाओं जो राजस्थान अधिनियम 1994 है, उसके अंदर यह एक प्रावधान लाया गया था कि 2014 के बाद के अंदर शैक्षणिक व्यवस्था लागू कर दी गई कि जो 10th पास होगा, 8th पास होगा, शिक्षा मतलब वो शिक्षित होना चाहिए। यह चीज इसके अंदर लागू कर दी। लेकिन यह नियम 2019 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया है। 2019 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया। ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब एफ आ गया। एफ के बाद में आता है दोस्तों जी, आर्टिकल 243 जी के अंदर क्या बताया गया है दोस्तों? जी के अंदर यह चीज बताई गई है कि पंचायती राज संस्थाओं 243 जी, इसके अंदर बताया गया है पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, पंचायतों के कार्य को कैसे बोलते हैं हम? कार्य को बोलते हैं हम जिम्मेदारी। कार्य को हम जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो जी के अंदर जी आता है 243 जी का मतलब जिम्मेदारी। इससे कनेक्ट कर लो आप जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी के अंदर हम कार्य करते हैं, तो पंचायतों के जो कार्य है, पंचायत राज संस्थाओं के PRIs के जो कार्य हैं वह इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और सांस्कृतिक हो गया। यह जो कार्य होते हैं इनके लिए योजना बनाई जाती है। इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, ये चीजें इसके अंदर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जिम्मेदारी की चीज है इसके अंदर। उसके बाद में आर्टिकल 243 एच आता है। 243 एच थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 243 एच के अंदर आता है दोस्तों पंचायतों के वित्तीय स्रोत। पंचायतों के वित्तीय स्रोत आते हैं 243 एच के अंदर। एच को याद रखो आप, हाई डिमांड, ऐसे कुछ मतलब ऐसे हाई जो हॉर्स पावर होती है वह भी हाई होती है। तो हॉर्स पावर किसको दी जाती है? जिसके पास पावर होती है। तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो इसको कि पंचायतों के वित्तीय स्रोत, क्योंकि पंचायतों को ये वित्तीय स्रोत का मतलब जो खजाने के बारे में बात की गई है, धन आता है वित्तीय स्रोत के अंदर, ये कर वगैरह लगा सकता है, इसके अंदर वह चीजें आती है। तो ये चीजें हॉर्स पावर से आप इसको आप रिलेट कर सकते हो इस चीज से। तो इसके अंदर पंचायत जो वित्तीय स्रोत है यह राज्य विधानमंडल तय करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा ही तय किया जाता है वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, कैसे किया जाएगा इनको, किसके हस्ताक्षर पर इसको निकाला जाता है, कितना इसका अनुपात होता है, वह सब राज्य विधानमंडल तय करता है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं जो 3 अपने स्तर है। पहला हो गया ग्राम पंचायत, उसके बाद में हो गया पंचायत समिति, और थर्ड हो गया जिला परिषद।
इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, ग्राम पंचायत, पंचायतों के वित्तीय स्रोत, तो इससे पंचायतों के अंदर आगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या नाम, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायतों की जो फंड है, ग्राम पंचायत फंड, पंचायत समिति फंड, जिला परिषद फंड, तो ये फंड इसके आगे निधि होता है, इसका हिंदी होता है निधि, निधि। ग्राम पंचायत की निधि, पंचायत समिति की निधि और जिला परिषद की निधि। इसके अंदर जो ग्राम पंचायत की निधि है वह सरपंच प्लस और वीडियो, सरपंच और वीडियो के हस्ताक्षर के बाद ही इनके खातों से जो वित्तीय स्रोत है, जो धन है, उसको आहरण किया जा सकता है। इसके अंदर सरपंच और वीडियो के साइन होने चाहिए। पंचायत समिति के अंदर होने चाहिए दोस्तों वीडियो और प्रधान, वीडियो या प्रधान। सरपंच और ग्राम सेवक है, इनके दोनों के साइन होंगे तभी इसके अंदर से धन से रुपए निकाला जा सकता है। पंचायत समिति के अंदर वीडियो और प्रधान, इनके साइन होंगे। वीडियो की फुल फॉर्म होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो यह चीज आपको याद रखनी है। जिला परिषद के अंदर होता है सीईओ, सीईओ प्लस एओ, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और लेखाधिकारी, ये चीज भी याद रखनी है। इनके साइन के बाद में ही अपन जिला परिषद के अंदर निधि से पैसे निकाल सकते हैं, इनके हस्ताक्षर होने जरूरी है। तो यह चीज आती है 243 एस के अंदर, तो यह चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं, 243 एच आ गया, एच के बाद में आता है आई। आई के अंदर आता दोस्तों राज्य वित्त आयोग। यह मैंने पिछले मेरी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो पड़ा है, मैंने राज्य वित्त आयोग पर 10-12 मिनट का वीडियो बना रखा है, और वह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि उस वीडियो में से गत 3-4 जो एग्जामिनेशन हुए हैं, अभी सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस का हुआ है और 2-3 एग्जाम और हैं बीच के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं उसमें से और डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं। तो उस वीडियो को आप जाके देखना मेरे से, राज्य वित्त आयोग लिखा हुआ है मेरा, राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंशियल, उसके अंदर सब कुछ बता रखा है मैंने, उसका करंट को भी रिलेट कर रखा है। उस स्लाइड में से कम अभी राजस्थान पुलिस के अंदर एक स्लाइड में से 4 क्वेश्चन आए थे, और जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए गए थे, वो उस वीडियो से आए थे, तो उस वीडियो का आप जाके देखना। उसके बाद में आता है 243 आई। आई के अंदर राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग के अंदर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं कि जो इसके सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उनको शपथ कौन दिलवाता है, उनको राज्यपाल उनको शपथ दिलवाता है, उनको नियुक्त करता है, और जिनका निर्वाचन होता है उनको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये स्थानीय जो हमारे जो लोकल बॉडीज होती है, उनको राज्य सरकार से जो वित्तीय स्रोत होते हैं, जो वित्तीय सुविधा होती है, वह दिलवाने के अंदर मदद करता है, यह रिकमेंडेशन करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 243 आई हो गया, 243। इसके बाद में आता है जे, 243 जे। इसके अंदर आता है पंचायतों का लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण। और लेखा परीक्षण को कैसे याद रखोगे, जे के अंदर आता है दोस्तों, जे को आप ऐसे याद रखो, जे के अंदर आता है जूनियर अकाउंटेंट होता है, जैसे अभी भर्ती थी जूनियर अकाउंटेंट की, उनका काम क्या होता है, जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उनका काम होता है ऑडिटिंग वगैरह देखना, लेखा परीक्षण करना, ऑडिटिंग करना, लेखा परीक्षण आता है। लेखा परीक्षण को आप इसको जे को आप इसे याद रख सकते हो, जे से मतलब जूनियर अकाउंटेंट, तो उस हिसाब से आप उसको याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 243 के। इसके अंदर आता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग आता है, यह एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय राज्य निर्वाचन आयोग, और यह आर्टिकल 243 के अंदर इसको डिफाइन किया गया पंचायत राज के अंदर, और यह एक सदस्य है। और अभी हमारा जो करंट राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो मधुकर गुप्ता जी 2022 से, और जो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त था वह था अमर सिंह राठौड़ जी। यह चीज भी आपको याद रखनी है। और इसकी राज्य निर्वाचन आयोग है, यह पंचायत राज संस्थाओं और हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है, इनके जो चुनाव है वह चुनाव करवाता है, मतदाता सूचियों की नवीनीकरण करवाता है, ये उसके अंदर जो करेक्शन होता है वह ये करवाता है। ये चीज आपको याद रखनी है।
इसका एक चीज इसको याद रखनी, 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज भी आपको याद रखनी है राज्य निर्वाचन आयोग की। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यह जो मैंने आपको बताए हैं 243 ABCDEFGHIJ के, ये इसके अंदर इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। अब जो आगे के अनुच्छेद है वो इतने इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं उनको। उसके बाद में 243 के आ गया, 243 एल। एल का मतलब होता है लागू। इसको हम कैसे याद रखते थे? एल मतलब लागू। लागू के अंदर अपना आता है, अगर मान लो मारवाड़ी ऐसे हिंदी के अंदर ऐसे सोचो आप कि लागू करना, तो एल, एल के अंदर आता है कि ये संघ, जो संघ राज्य क्षेत्र है जैसे दिल्ली वगैरह है, उसके अंदर भी प्रावधान लागू होंगे। ये चीज इसके अंदर बोली गई है। उसके बाद में आर्टिकल आता है 243 एम। अब एम को कैसे याद रखो? एम यानी मना करना, मना। तो यह है जो हमारे पूर्ववर्ती राज्य है इधर वाले, इसके अंदर पूर्ववर्ती राज्यों को जो हमारा क्या नाम है इंडिया का जो नक्शा है, उसके अंदर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दो, असम को छोड़ दो और त्रिपुरा को छोड़ दो। इनको छोड़ के इसके बाद में आ गया मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और वेस्ट बंगाल। ये मणिपुर, मेघालय, वेस्ट बंगाल और नागालैंड। तो ये चीजें हैं, इनके जो क्षेत्र है इसके अंदर ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे पहले कोई अधिनियम चल रहे हैं तो उनको इन्होंने छेड़छाड़ नहीं किए, क्योंकि जो चल रहा है उसकी व्यवस्था को चलने दो। तो इन्होंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ कुछ अलग है। तो इनको 243 एम के अंदर मना किया गया है कि ये प्रावधान उसके अंदर लागू नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पहले से कोई ना कोई प्रावधान चल रहे हैं उनके। तो उस हिसाब से तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारे पूरी जो राज्य है उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा, इसके अंदर तो लागू है ये चीजें, लेकिन इनको छोड़ के जो बाकी वाले हैं यहाँ पे इनके अंदर ये चीजें लागू है। तो ये चीज भी याद रखनी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और 243 एम के बाद में आता है 243 एन। 243 एन। अब एन के अंदर, एन को आप इसे याद रखो निरंतरता। एन से मतलब निरंतर। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो पहले के विधि जो अधिनियम बनाए गए हैं वह अधिनियम अभी भी लागू रहेंगे। जैसे राजस्थान के अंदर 1959 के अंदर अधिनियम बनाया गया था, जो पंचायत राज संस्थाओं का गठन हो गया था, उसकी स्थापना हो गई थी नागौर के बगदिर गांव के अंदर। तो जो नियम बनाए गए थे उन नियमों को निरस्त नहीं किया इन्होंने बोला निरंतर वर्तमान के अंदर वही निरंतर चलते रहेंगे। ये चीज इसके अंदर बोली गई है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और 243 उसके बाद में आता 243 ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्शन। तो उसको इससे आप रिलेट कर लेना ऑब्जेक्शन से, कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के अंदर न्यायालय की कोई आधिकारिकता नहीं होगी, न्यायालयों का उसके अंदर हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज इसके अंदर बोली गई है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो यह टोटल आर्टिकल है, ये आपको याद रखने हैं। ABCDEFGHIJKL MNO तक याद रखने हैं आपको। AKM सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि 243 है, उसके अंदर एक नंबर है 243। किसी भी चीज की डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, उसके अंदर डेफिनेशन दी गई है। 243 ए के अंदर ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 बी के अंदर इनका जो पंचायत राज जो गठन है उसके बारे में बात की गई है। 243 बी आ गया। उसके बाद सी के अंदर पंचायतों की संरचना के बारे में बात की गई है। 243 डी के अंदर आरक्षण के बारे में बात की गई है। ई के अंदर इनकी आता है कार्यकाल आता है। 243 ई के बाद में एफ आती है योग्यता के साथ भी क्या नाम अयोग्यता दी गई है। जी के साथ में आती है पंचायतों की जिम्मेदारियां, पंचायतों का कार्य जी के अंदर आता है। 243 एन के अंदर आता है इनके वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं। और आई के अंदर आता है राज्य वित्त आयोग हो गया। आई के बाद में आता है जे के अंदर आ गया इनका लेखा परीक्षण, तो उसको जे को आप जूनियर अकाउंटेंट
याद रख सकते हो। जे के बाद में आ गया दोस्तों एन के अंदर होता है कि इनकी निरंतरता चलती रहेगी। एल के अंदर लागू कौन कौन से सेक्टर में लागू होंगे, संघराज्य सेक्टर के अंदर लागू होंगे ये। और एम के अंदर किन किन को मना है, ये चीज क्या नाम इसके अंदर बताई गई है। 243 ओ के अंदर बोला गया है कि जो न्यायालय है वह चुनाव के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। 243 के बच गया इसके अंदर, 243 के है राज्य निर्वाचन आयोग, उसके अंदर बताया गया है। तो यह चीजों यह दो लगभग 243 आर्टिकल मैंने जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वह मैंने कवर कर ली है। और निश्चित तौर से मैं ये बता सकता हूं कि इस मेरे वीडियो से निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वह मैंने आपको बताई है, जो भी नए फैक्ट थे वह मैंने आपको बताए हैं। तो इसको देखना दोस्तों और आगे से आगे इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।